हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का और एक सोल्यूशन वीडियो में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती, कैसे? उत्तर, प्रत्येक समाज में सामाजिक विभिन्नता पाई जाती है जिसमें धर्म, जाति, भाषा, समुदाय और लिंग शामिल है। हालांकि यह आवश्यक नहीं है कि ये विभिन्नताएं हमेशा सामाजिक विभाजन का कारण बने। विभिन्न समुदायों के विचार अलग हो सकते हैं लेकिन उनके हित समान हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मुंबई में रहने वाले उत्तर भारतीयों के हित समान होते हैं, भले ही उनकी जाति, धर्म या लिंग विभिन्न हो। वे सभी अपने व्यवसाय और पेशे में संलग्न होते हैं। इसीलिए यह स्पष्ट होता है कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं ले पाती है। प्रश्न नंबर 2, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं? उत्तर, सामाजिक अंतर और सामाजिक विभाजन में बहुत बड़ा अंतर होता है। जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं तब सामाजिक विभाजन होता है। उदाहरण के लिए सवर्ण और दलितों का अंतर एक सामाजिक विभाजन है, क्योंकि दलित आमतौर पर गरीब, वंचित और भेदभाव के शिकार होते हैं, जबकि सवर्ण आमतौर पर संपन्न होते हैं। जब दलितों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, तो यह सामाजिक विभाजन की स्थिति बन जाती है। अमेरिका में श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ का अंतर भी ऐसा ही एक सामाजिक विभाजन है। इसलिए जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतर से ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है तब यह सामाजिक विभाजन बन जाता है। प्रश्न नंबर 3, सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम स्वरूप ही लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में इसे स्पष्ट करें। उत्तर, भारतीय लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन का असर देश की राजनीति और सरकार की नीतियों पर बहुत हद तक पड़ता है। लोकतंत्र में विभिन्न समूहों के अलग अलग वायदे करना राजनीतिक दलों के लिए स्वाभाविक है। अगर सरकार पिछड़े और दलितों के प्रति न्याय की मांग को अनदेखा करती तो आज भारत विखंडन के कगार पर होता। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है और यह एक स्वस्थ राजनीति का लक्षण है। इससे सामाजिक विभाजन संतुलन में रहते हैं और लोकतंत्र मजबूत होता है। लोग शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को उठाते हैं और चुनावों के माध्यम से दबाव बनाते हैं, जिससे उनके समाधान का प्रयास होता है। प्रश्न नंबर 4, 70 के दशक से आधुनिक दशक के बीच भारतीय लोकतंत्र का सफर सामाजिक न्याय के संदर्भ में का संक्षिप्त वर्णन करें। उत्तर, 70 के दशक से पहले भारतीय राजनीति में सवर्ण जातियों का वर्चस्व था। 70 से 90 के दशक के बीच पिछड़ी जातियों और दलितों की जागरूकता बढ़ी और उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ी। इन दशकों में दलितों और पिछड़ों का संघर्ष प्रभावी रहा और उनकी नीतियां सरकार द्वारा अपनाई गई। आधुनिक दशकों में दलित और महादलित विशेषकर बिहार में राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सरकार की नीतियों में सामाजिक न्याय को महत्व दिया गया है और दलितों के अधिकारों की पहचान की गई है। इस प्रकार भारतीय लोकतंत्र में सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। प्रश्न नंबर 5, सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम किन किन चीजों पर निर्भर करता है? उत्तर, सामाजिक विभाजन की राजनीति 3 प्रमुख तत्वों पर निर्भर करती है। लोगों की पहचान की भावना। यदि लोग अपनी पहचान को राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा मानते हैं तो कोई समस्या नहीं होती। उदाहरण के लिए बेल्जियम में लोग खुद को बेल्जियाई मानते हैं, भले ही वे डच और जर्मन बोलते हैं। भारत में भी विभिन्नताओं के बावजूद लोग अपने को पहले भारतीय मानते हैं। राजनीतिक दलों की भूमिका। यदि राजनीतिक दल संविधान के दायरे में रहकर और दूसरे समुदायों को नुकसान न पहुंचाकर मांगों को उठाते हैं तो सामाजिक संतुलन बना रहता है। इसके विपरीत यूगोस्लाविया में नेताओं की अतिवादी मांगों ने देश को विभाजन की ओर धकेल दिया। सरकार की प्रतिक्रिया। सरकार की नीतियां और उनके कार्यान्वयन का तरीका भी महत्वपूर्ण है। यदि सरकार न्यायपूर्ण मांगों को मान लेते हैं तो सामाजिक संतुलन बना रहता है। उदाहरण के लिए भारत में सरकार ने दलितों और पिछड़ों की मांगे को मानते हुए उन्हें सत्ता में भागीदारी बनाया, जिससे सामाजिक सामंजस्य स्थापित हुआ। वहीं श्रीलंका में तमिलों की मांगों को दबाने से विभाजन की स्थिति उत्पन्न हुई। प्रश्न नंबर 6, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता? लोकतांत्रिक
लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रतिविधता के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया रिफ्लेक्शन राजनीति पर भी पड़ता है। लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतों को जाहिर करना संभव है। लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल एकोमोडेट करने का सबसे अच्छा तरीका है। लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ सोशल डिवीजन समाज विखंडन डिसइंटीग्रेशन की ओर ले जाता है। उत्तर होगा क। लोकतंत्र राजनीतिक प्रतिनिधित्व के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया रिफ्लेक्शन राजनीति पर भी पड़ता है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित 3 बयानों पर विचार करें। जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं, सोशल डिफरेंसेस ओवरलैप्स, वहां सामाजिक विभाजन होता है। यह संभव है एक व्यक्ति की कई पहचान मल्टीपल आइडेंटिटीज हो। सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में ही सामाजिक विभाजन होते हैं। इन बयानों में से कौन कौन से बयान सही है? ऑप्शंस क, ख और ग, क और ख और ग या सिर्फ ग। उत्तर होगा क और ख। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? ऑप्शंस किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कैलेस, जेड गुडी। उत्तर होगा ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कैलेस। अब आते हैं मिलान करें प्रश्न पर, जिसका उत्तर होगा क पाकिस्तान के साथ ब इस्लाम, ख हिंदुस्तान के साथ अ धर्मनिरपेक्ष, ग इंग्लैंड के साथ स प्रोटेस्ट। प्रश्न नंबर 10, भावी समाज में लोकतंत्र की जिम्मेवारी और उद्देश्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। उत्तर, लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जो जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता की होती है। भविष्य में लोकतंत्र की जिम्मेदारी है कि वह सभी नागरिकों को समान अधिकार, न्याय और अवसर प्रदान करे। इसका उद्देश्य सामाजिक समानता, आर्थिक न्याय और सांस्कृतिक समरसता को बढ़ावा देना है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों की भागीदारी से ही नीतियों का निर्माण होता है, जिससे समाज की भलाई होती है। भावी समाज में लोकतंत्र का उद्देश्य एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जहां हर व्यक्ति स्वतंत्र, समान और सम्मानित जीवन जी सके। प्रश्न नंबर 11, भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी है? उत्तर, भारत में जातिगत असमानताएं आज भी समाज के विभिन्न क्षेत्रों में देखी जा सकती है। शिक्षा, रोजगार और सामाजिक प्रतिष्ठा में जातिगत भेदभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ऊंची जातियों को अक्सर अधिक अवसर और संसाधन मिलते हैं, जबकि दलित और पिछड़ी जातियां इससे वंचित रह जाती है। विवाह, खान पान और अन्य सामाजिक व्यवहार में भी जातिगत बंटवारे मौजूद हैं। हालांकि सरकार और समाज सुधारकों के प्रयास से इसमें कुछ सुधार हुआ है, लेकिन जातिगत असमानताएं पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। प्रश्न नंबर 12, क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते? इसके 2 कारण बताएं। उत्तर, भारत में निर्वाचन क्षेत्रों का गठन इस प्रकार किया गया है कि उनमें विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं। किसी एक जाति के मतदाता की संख्या अधिक हो सकती है, लेकिन दूसरी जातियों के मतदाता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए हर राजनीतिक पार्टी को विभिन्न जातियों के लोगों का समर्थन चाहिए। यदि जातिगत भावना स्थायी और अटूट होती तो जातीय गोलबंदी पर सत्ता में आने वाली पार्टी की कभी हार नहीं होती। क्षेत्रीय पार्टियां जातीय गुटों से संबंध बनाकर सत्ता में आ सकती है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन पाने के लिए जाति विहीन और समावेशी दृष्टिकोण आवश्यक है। प्रश्न नंबर 13, विभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा दे और सबके साथ एक एक उदाहरण दे। उत्तर, सांप्रदायिक राजनीति की 3 प्रमुख प्रकार है। धर्म आधारित सांप्रदायिकता, इसमें एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ माना जाता है। उदाहरण, श्रीलंका में सिंगली बहुसंख्यकवाद, जहां सिंगलियों को प्राथमिकता दी जाती है। सांप्रदायिक गोलबंदी, इसमें धार्मिक प्रतीकों और धर्म गुरुओं का सहारा लेकर एक धर्म से अनुयायियों को संगठित किया जाता है। उदाहरण, चुनाव के समय धार्मिक अपील करना। सांप्रदायिक हिंसा, इसमें धर्म के आधार पर दंगे और हिंसा होती है। उदाहरण, भारत के विभाजन के समय हुई सांप्रदायिक दंगे। प्रश्न नंबर 14, जीवन के विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिसमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव है या वे कमजोर स्थिति में है। उत्तर, भारत में स्त्रियों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में भेदभाव होता है। शिक्षा, महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में कम है और उच्च शिक्षा में भी उनका प्रतिशत कम है। रोजगार, उच्च पदों पर महिलाओं की संख्या कम है और उन्हें समान कार्य के लिए पुरुषों से कम वेतन मिलता है। घर के कामकाज, महिलाएं घर के कार्यों में अधिक
समय व्यतीत करती है, लेकिन इसे श्रम के रूप में मान्यता नहीं मिलती। स्वास्थ्य, महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सीमित है और मातृ मृत्यु दर अधिक है। सामाजिक पूर्वाग्रह, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियां आज भी जारी है। प्रश्न नंबर 15, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? उत्तर, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व पुरुषों की तुलना में बहुत कम है। वर्तमान में लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 11% से कम है। हालांकि महिलाएं राजनीति में सक्रिय हो रही है और कुछ प्रमुख पदों पर भी आसीन हुई है। महिला आरक्षण बिल पारित करने के प्रयास हो रहे हैं, जिससे महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। पंचायत स्तर पर 33% आरक्षण के बावजूद उच्च स्तर की विधायिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी संतोषजनक नहीं है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना लोकतंत्र की मजबूती और समावेशी विकास के लिए आवश्यक है। प्रश्न नंबर 16, किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं? उत्तर, हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं, जिनमें दो इस प्रकार के हैं। हमारे देश में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम और इंग्लैंड में ईसाई धर्म को जो दर्जा दिया गया है, उसके विपरीत भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता। हमारे संविधान में अनुसार धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव असंवैधानिक घोषित है। प्रश्न नंबर 17, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है ऑप्शंस, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों के दी गई असमान भूमिकाएं, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान अधिकार न मिलना। उत्तर होगा स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। प्रश्न नंबर 18, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ऑप्शंस, लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल, पंचायती राज्य संस्थाएं। उत्तर होगा पंचायती राज्य संस्थाएं। प्रश्न नंबर 19, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी निम्न कथनों पर गैर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? ऑप्शंस, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों पर कायम रहने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, जिसका उत्तर होगा एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों पर कायम रहने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 20, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। उत्तर होगा यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। प्रश्न नंबर 21, डैश पर आधारित विभाजन सिर्फ भारत में है। उत्तर होगा जाति, धर्म और लिंग। अब आते हैं प्रश्न नंबर 22 में, जो कि है मिलान करें। उत्तर होगा नंबर 1, अधिकार और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुषों की बराबरी मानने वाला व्यक्ति। ख, नारीवाद व्यक्ति। नंबर 2, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति। क, सांप्रदायिक। नंबर 3, जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति। घ, जातिवादी। नंबर 4, व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव न करने वाला व्यक्ति। ग, धर्मनिरपेक्ष। और इसी के साथ आज का सोल्यूशन वीडियो यही समाप्त होता है। जल्द लौटेंगे और एक सोल्यूशन वीडियो के साथ। तब तक कीप लर्निंग।